नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई में हैं। संयुक्त अरब अमीरात के सैफ बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जलवायु को लेकर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं सालाना बैठक है। इस सालाना बैठक में सरकारें इस बात पर चर्चा करती हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोकने और भविष्य में इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की जाएं। COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर ने कहा कि शर्म अल शेख में किया गया वादा दुबई में पहले ही पूरा किया जा चुका है। जिस गति से दुनिया भर के देश इस मसले पर एक साल के भीतर एक साथ आए हैं, वह अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि वो दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत से बहुत प्रभावित हैं। उनका समर्थन और उत्साह हमारी जीवंत संस्कृति और मजबूत संबंधों का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई रवाना होने से पहले जलवायु परिवर्तन से जुड़े मसले पर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि भारत ने हमेशा सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ जलवायु कार्रवाई पर भी जोर दिया है। पीएम मोदी ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में ये भी कहा कि भारत के लिए G20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु से जुड़ा विषय प्राथमिकता में प्रमुख था। दुबई में हो रहे जलवायु परिवर्तन के शिखर सम्मेलन की पहले दिन औपचारिक रूप से जलवायु आपदा कोष व्यवस्था को मंजूरी दी गई और प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोष के लिए $475 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई गई। यूरोपीय संघ ने जलवायु आपदा कोष में करीब $275 मिलियन और मेजबान UAE ने $100 मिलियन देने की घोषणा की है। जलवायु आपदा कोष में अमेरिका ने भी इस कोष में $17.5 मिलियन देने की घोषणा की है। जापान ने $10 मिलियन देने की घोषणा की है। भारत ने पहले दिन लिए गए फैसले का स्वागत किया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त मेजबानी में पहला उच्च स्तरीय कार्यक्रम हरित ऋण पहल पर होगा। ऊर्जा स्रोतों के बदलाव में से संबंधित दूसरा कार्यक्रम लीड IT2 भारत और स्वीडन की संयुक्त मेजबानी में होगा। पीएम मोदी जलवायु वित्त के एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। भारत को आशा है कि इस शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त के बारे में एक स्पष्ट कार्य योजना पर सहमति बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में विश्व के अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे, जिसमें भारत के लोगों के हित से जुड़े कई प्रमुख मसलों पर बातचीत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान करेंगी और कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र प्रजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति आज सरकारी मेडिकल कॉलेज नागपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नागपुर में राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 5 दिसंबर तक चलने वाला महोत्सव स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में आयुर्वेद की व्यापक क्षमता पर आधारित है। आज सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का 59वां स्थापना दिवस है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को स्थापित BSF ने भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। BSF का स्थापना दिवस परेड आज झारखंड के हजारीबाग में हो रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और परेड का निरीक्षण कर सलामी लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कुल खरीद का 98% घरेलू उद्योगों से हासिल किया जाएगा। इससे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क
उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। पांच चुनावी राज्यों की चुनावी मिसाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम का सियासी घमासान। किस राज्य में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देखिए जनादेश सोमवार से शुक्रवार हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति,
सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और हम लेकर आ रहे हैं भारत के इतिहास का सब। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2 प्रकार के एंटी टैंक युद्ध सामग्री एरिया डिनायल म्यूनिशन टाइप और टाइप 3 की खरीद को मंजूरी दी है। 155 mm लुबलेस प्रोजेक्टाइल की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने T-90 टैंकों के लिए ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर और डिजिटल बेसाल्टिक कंप्यूटर की खरीद को भी मंजूरी दी है। नौसेना के लिए मध्यम दूरी की एंटी-शिप मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशी मठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज समान नागरिक संहिता की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने 21 नवंबर को उन याचिकाओं को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया था। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में करीब 70.6% मतदान हुआ है। राजधानी हैदराबाद में सबसे कम 46.5% वोटिंग हुई। साल 2018 में यहां वोटर्स का टर्नआउट 50.31% था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि निर्वाचन आयोग जब भी विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश देगा, उनका प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में इसे कराने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ताज़ा बर्फबारी के कारण कुपवाड़ा से तंगधार केरन मार्ग बंद हो गया। आने वाले दिनों में और तेज बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के शुरुआती दिनों में पिछले सालों के मुकाबले ठंड कम रहेगी। 3 और 4 तारीख से राजधानी दिल्ली में आंशिक बादल देखने को मिलेंगे। दिल्ली एनसीआर में आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में बने हुआ है। आज घना कोहरा देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में भी प्रदूषण से मुक्ति नहीं मिलने वाली। चेन्नई में बुधवार को हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। इससे निचले इलाकों में रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। आज विश्व एड्स दिवस है। HIV एड्स एक ऐसा रोग है जिससे बचाव संभव है। HIV से बचाव के लिए केंद्र से लेकर तमाम राज्यों की सरकारें जागरूकता अभियान चला रही हैं। ओडिशा में मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने विश्व एड्स दिवस के मौके पर वादा निभाओ के संदेश के साथ पुरी में समुद्र तट पर रेत कला बनाई। सरकार की PLI योजना से मोबाइल फोन उद्योग में 5 लाख नौकरियों के अवसर पैदा हुए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। मजबूत मांग के चलते देश के 7 प्रमुख शहरों दिल्ली, NCR, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में इस साल अभी तक 40 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले अल्ट्रा लग्जरी मकानों की बिक्री में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक ने कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए 5 सहकारी बैंकों समेत बैंक ऑफ अमेरिका और HDFC बैंक लिमिटेड पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून यानी कि फेमा 1999 की उदारीकृत धन प्रेषण योजना के तहत सूचना उपलब्ध कराने की जरूरतों पर निर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ अमेरिका पर यह जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक HDFC बैंक पर जुर्माना प्रवासियों से जमा राशि स्वीकार करने को लेकर निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। रिजर्व बैंक की ओर से द पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बालासोर भद्रक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ओडिशा धांग्रधा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक, पाटन नागरिक सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कॉफी वियतनाम स्थित सब्सिडियरी कंपनी की कैपेसिटी बढ़ाएगी। इसके लिए 450 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कंपनी ने वियतनाम में अतिरिक्त फ्रिज ड्राई कॉफी फैसिलिटी की स्थापना को मंजूरी दी है। भारत के दवा उद्योग का निर्यात वर्ष 2023-24 में 10.2% की वृद्धि दर्ज कर $28 अरब तक पहुंचने की संभावना है। भारत का दवा निर्यात वित्त वर्ष 2023 में 3.2% से बढ़कर $25.4 अरब पर पहुंच गया। देश में बुनियादी क्षेत्र का उत्पादन इस साल अक्टूबर में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 12.1% तक बढ़ गया।
अपनी वैश्विक व्यापार विस्तार रणनीति के तहत भारतीय आभूषण ब्रांड तनिष्क ने अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूस्टन और फ्रिस्को में अपना स्टोर खोला है। देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स परिचालक पीवीआर आईनॉक्स अगले वित्त वर्ष में लगभग 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 150 स्क्रीन खोलने का निर्णय लिया है। कंपनी एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि इस बात की जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज की अनुषंगी कंपनी पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा में अपने नए कारखाने में चीन की कंपनी शाओमी के स्मार्टफोन बनाएगी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को इसका उद्घाटन किया। पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने शाओमी के स्मार्टफोन बनाने के लिए नोएडा में लगभग 256 करोड़ रुपए के निवेश से इस नए कारखाने को स्थापित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों में कहा गया है कि अक्टूबर महीने में देश के उद्योग क्षेत्र का कर्ज घटकर 5.4% हो गया। पिछले साल समान माह में यह आंकड़ा 13.5% दर्ज किया गया था। कोका कोला ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक नई विनिर्माण केंद्र के लिए 1387 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला किया है। कंपनी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के एक नए बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में लूटी परशुराम औद्योगिक क्षेत्र में 88 एकड़ में यह विनिर्माण संयंत्र बनाएगा। इजराइल हमास में संघर्ष विराम का आज अंतिम दिन है। अब तक कुल 97 बंधक रिहा हुए हैं। हमास ने अपने कब्जे से 8 और इजरायली बंधकों को रिहा किया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तेल अवीव में इजरायली नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद जानकारी दी कि इजराइल गाजा में लंबे समय तक युद्ध विराम के लिए राजी होने को तैयार नहीं है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर हमास बंधकों को छोड़ना बंद करता है तो इजराइल फिर से गाजा पर हमले शुरू कर देगा। इजराइल भी ये बात पहले कह चुका है। दोहा में अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात में गाजा पट्टी में नागरिकों की सुरक्षा की आवश्यकता सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया। दोहा में आयोजित इस बैठक के दौरान लूला और अल थानी ने निवेश के अवसरों और व्यापार संबंधों के विस्तार पर भी चर्चा की। रूस के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर अधिकारों के समर्थकों के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए इस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस में कोर्ट के फैसले के बाद कई अधिकार कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मुकदमे के माध्यम से इंटरनेशनल सिविक LGBT मूवमेंट को निशाना बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने रूस में LGBT कार्यकर्ताओं को चरमपंथी के रूप में नामित करने वाले रूसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा की है। यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में रूसी मिसाइल हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई है। मिसाइल हमले ने 10 लोग घायल भी हुए हैं। अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। यूक्रेन पुलिस और बचावकर्मी लगातार रेस्क्यू कार्य में जुटे हैं। ब्रिटेन स्थित भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने लंदन में इंडो पैसिफिक सम्मेलन की सह मेजबानी की। सम्मेलन में क्षेत्रीय मजबूती पर चर्चा की गई। ब्रिटेन में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त स्टीफन स्मिथ ने कहा कि इंडो पैसिफिक के अंदर और बाहर दोनों जगह रणनीतिक माहौल को आकार देने का काम जारी है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने कहा कि स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की स्थायी प्रतिबद्धता है। नेपाल एयरलाइंस के विमान ने निर्धारित समय से 2 घंटे पहले ही उड़ान भरी और दुबई रवाना हो गया। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्थायी युद्ध विराम के बाद मिस्र और गाजा पट्टी के बीच स्थित राफा बॉर्डर क्रॉसिंग से मदद पहुंच रही है। बॉर्डर क्रॉसिंग से गाजा में प्रतिदिन 160 से 200 ट्रकों द्वारा सहायता पहुंचाने की अनुमति दी गई है। ट्रकों के माध्यम से पानी, भोजन, चिकित्सा उपकरण, तंबू, ईंधन और गैस पहुंचाया जा रहा है। 2 फिलिस्तीनी हमलावरों ने गुरुवार सुबह यरूशलेम में एक बस स्टॉप पर गोलीबारी की। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत और 8 अन्य घायल होने की जानकारी इजराइल पुलिस ने दी है। M16 राइफल और एक हैंडगन से लैस आतंकवादियों ने गोलीबारी की। गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए थाई नागरिकों का पहला समूह गुरुवार को थाईलैंड के हवाई अड्डे पर पहुंचा। इस दौरान रिहा हुए नागरिकों ने मारे गए थाई मजदूरों के शोक में मौन रखा।
अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इजराइल हमास संघर्ष के बाद ब्लिंकन ने तीसरी बार मध्य पूर्व की यात्रा की है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स ने दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन से पहले गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से मुलाकात की। चार्ल्स ने कॉमनवेल्थ सचिवालय और सर्कुलर बायो इकोनॉमी अलायंस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कॉमनवेल्थ और नेचर रिसेप्शन में भी हिस्सा लिया। रूसी सेना ने कुपियांस्क की दिशा में यूक्रेनी सेना के आक्रमण को विफल करने का दावा किया है। डोनेट्स्क के एक गांव पर फिर से नियंत्रण हासिल करने का और ज़ोपोरिजिया की दिशा में यूक्रेनी सेना की 3 ब्रिगेड को हराने का दावा भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया है। स्कोप्जे में आयोजित OSCE विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को विरोध का सामना करना पड़ा। सम्मेलन में लावरोव के संबोधन के दौरान कुछ प्रतिनिधि कमरे से बाहर चले गए। स्कोप्जे के उत्तरी मैसेडोनिया में आयोजित OSCE शिखर सम्मेलन में हंगरी के विदेश मंत्री ने पूर्व और पश्चिम के बीच संवाद की कमी पर चिंता जताई। इस दौरान पीटर इज़िसजार्तो ने रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्व पर बल दिया। क्रिसमस सीजन लंदन में खूब जोर शोर से मनाया जाता है। इस साल भी यहाँ जिंजर ब्रेड सिटी लोगों को खूब लुभा रही है। ये सिटी चीनी, मसाले और खाने पीने की चीजों से बनी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज रायपुर में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज में भारत ने 2-1 की बढ़त बना रखी है। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में टीम इंडिया का इरादा चौथे T20 को जीतकर सीरीज अपने नाम करने का होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बोर्ड से अनुरोध किया है कि वो T20 और वनडे में नहीं खेलेंगे। हालांकि टेस्ट टीम में रोहित और कोहली की वापसी होगी। T20 की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। टीम में अधिकतर वही खिलाड़ी हैं जो इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं। जडेजा और शुभमन गिल की भी T20 टीम में वापसी हुई है। वहीं KL राहुल वनडे सीरीज के लिए कमान संभालेंगे। रिंकू सिंह और साई सुदर्शन को वनडे टीम में शामिल किया गया है। वहीं संजू सैमसन की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। युगांडा ने अगले साल होने वाले ICC T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। युगांडा ने क्वालिफायर के अफ्रीका चरण के आखिरी दौर के मैचों में रवांडा को हराकर विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। युगांडा अफ्रीकी चरण से नामीबिया के साथ क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई। टीम ने 6 मैचों से 5 में जीत हासिल करके क्वालिफायर में दूसरा स्थान हासिल किया। जिम्बाब्वे की टीम क्वालिफाई करने में असफल रही। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह 15 से 22 दिसंबर तक स्पेन के वैलेंशिया में होने वाले 5 देशों के टूर्नामेंट में भारत की 24 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे। टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। BCCI ने राहुल द्रविड़ के साथ साथ कोचिंग स्टाफ में भी कोई बदलाव नहीं किया है। मुख्य कोच द्रविड़ के साथ विक्रम राठौर बल्लेबाजी कोच, पारस मामरे गेंदबाजी और T दिलीप फील्डिंग कोच के पद पर बने रहेंगे। भारत की महिला A टीम ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 मैच में इंग्लैंड को 3 रन से हरा दिया। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 134 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 8 विकेट गंवाकर 133 रन ही बना सकी। सुमित और अमित रोहिदास उप कप्तान होंगे। टूर्नामेंट 2023-24 हॉकी प्रो लीग सत्र की तैयारी के लिए अहम होगा। इसमें भारत का सामना स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम से होगा। प्रियांशु राजावत ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वो एकल के अंतिम 8 में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय हैं। प्रियांशु ने दूसरे दौर में हमवतन सतीश कुमार को हराया। महिला युगल में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी अंतिम 8 में पहुंचने में सफल रही हैं। चौथी वरीयता प्राप्त त्रिसा और गायत्री ने हमवतन धन्या नंद कुमार और रिद्धि कौर तूर को हराया। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में कनाडा को 12-0 के बड़े अंतर से हराया। चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने नपोली को रोमांचक मुकाबले में 4-2 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ रियल में ग्रुप C में अजय सिलसिला कायम रखते हुए 5 मैचों में 5वीं जीत हासिल की। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को गैलेटासेरे के बीच खेला गया मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। इस ड्रॉ के बाद मैन यू ग्रुप A में अंतिम पायदान पर खिसक गई और उसकी नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बहुत कम बची है।
आर्सेनल ने चैंपियंस लीग के नॉकआउट दौर में स्थान बना लिया है। ग्रुप बी में आर्सेनल ने लीड्स पर 6-0 की बड़ी जीत हासिल करके शीर्ष पर रहते हुए अगले दौर में जगह बनाई। आज देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी अभिनेता विक्की कौशल की सैम बहादुर। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विक्की कौशल मुख्य किरदार में नजर आएंगे। रॉनी स्क्रूवाला के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म में विक्की कौशल भारत के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मॉनकशॉक का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी को सैम मॉनकशॉक की जवानी के दीवानों से शुरू करते हुए दूसरे विश्व युद्ध से लेकर और बांग्लादेश के बनने तक के हिस्सों के साथ मानेकशॉ के फील्ड मार्शल बनने तक के सफर को दिखाया गया है। मलयालम सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आर सुब्बालक्ष्मी का निधन हो गया है। उन्होंने 30 नवंबर की देर रात इस दुनिया को अलविदा कहा। सुब्बालक्ष्मी को मलयालम फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए जाना जाता रहा है। रणबीर कपूर फिल्म एनिमल आज देश भर के सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होगी। रिलीजिंग से पहले निर्माताओं ने गुरुवार शाम को मुंबई में इसकी एक विशेष स्क्रीनिंग रखी, जिसमें फिल्म जगत से जुड़े कई हस्ती शामिल हुई। सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल स्टारर फिल्म एनिमल ने नया कीर्तिमान रच दिया है। एडवांस बुकिंग के मामले में एनिमल ने सलमान की टाइगर 3 और प्रभास की आदि पुरुष से भी आगे निकल गई है। रिलीज से पहले ही एनिमल के 10.5 लाख से ज्यादा टिकट बुक हो चुके हैं। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता रणदीप हुड्डा प्रणय सूत्र में बंध गए हैं। रणदीप ने इम्फाल में अपनी प्रेमिका लिन लैशराम के साथ 7 फेरे लिए। रणदीप और लिन ने पारंपरिक मणिपुरी रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधे। टीवी के मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस 17 में शामिल प्रतिभागी तहलका उर्फ सनी ने आपा खोते हुए शो के एक अन्य प्रतिभागी अभिषेक से धक्का मुक्की और हाथापाई की। बिग बॉस में दोनों प्रतिभागियों के बीच हुए इस विवाद को तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आर माधवन की पहली वेब सीरीज द रेलवेमैन का पहला गाना निंदिया रिलीज हो चुका है, जिसे आयुष्मान खुराना ने अपनी आवाज दी है। हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फर्रे ने अब तक 2.36 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। रिलीज के छठे दिन फिल्म ने 30 लाख रुपए का कारोबार किया। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म टाइगर वर्सेस पठान अब अगले साल 2025 में शूट की जाएगी। फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पंकज त्रिपाठी जल्द ही फिल्म कड़क सिंह में नजर आएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अनिरुद्ध रॉय चौधरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के जरिए बांग्लादेशी अभिनेत्री जया एहसान बॉलीवुड में दस्तक देने जा रही हैं। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 ने दुनिया भर में 450 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 300 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।